YouTube app and never miss another update. तो मैं लेकर आई हूँ आपके लिए विराम चिन्ह का टॉपिक। चलो तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है, विराम चिन्ह का जो अर्थ होता है वो होता है रुकना या ठहरना। मतलब कि किसी भी वाक्य में हम बोलते हुए जो थोड़ा सा रुकते हैं उसे विराम चिन्ह कहते हैं। वहां पर जो लगता है उसे विराम चिन्ह कहते हैं। इसके बाद मैं अब आपको बताती हूँ जो दो मैंने पॉइंट डाले हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोनों के दोनों। ठीक है, श्री कामता प्रसाद गुरु ने विराम चिन्ह कितने बताए हैं? 20 बताए श्री कामता प्रसाद जी ने, प्रसाद गुरु ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है इसमें से, इसलिए याद रखिएगा। पूर्ण विराम को छोड़कर सभी चिन्ह अंग्रेजी से लिए गए। मतलब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अंग्रेजी से कितने चिन्ह लिए गए हैं तो वो है विराम चिन्ह है 19 विराम चिन्ह अंग्रेजी से लिए गए हैं और केवल एक पूर्ण विराम चिन्ह को छोड़कर। ठीक है, केवल एक पूर्ण विराम चिन्ह को छोड़कर। ठीक है, अब मैं आपको पॉइंट लेकर चलती हूँ विराम चिन्ह पर। ठीक है, पहला है हमारा अल्प विराम चिन्ह। अल्प विराम चिन्ह वो होता है जहां पर हम वाक्य में बहुत थोड़ा सा रुकते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं, वहां होता है हमारा अल्प विराम चिन्ह। जैसे उदाहरण के लिए मैं ले लेती हूँ, शाम बाजार गया है, तो यहाँ पर क्या है, शाम पर मैं हल्का सा रुकी यहाँ पर, तो यहाँ पर कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? हमारा अल्प विराम चिन्ह लगेगा। दूसरा है हमारा अर्ध विराम चिन्ह, जहां पर हम अल्प विराम चिन्ह की अपेक्षा थोड़ा ज्यादा रुकते हैं, वहां पर हमारा होता है अर्ध विराम चिन्ह। जैसे कि राम अच्छा लड़का है परंतु वह बुरी संगति में पड़ चुका है, तो यहाँ पे क्या है, हम थोड़ा सा ज्यादा रुके अल्प विराम के अकॉर्डिंग, तो वहां पर हमारा कौन सा अर्ध विराम लगता है। एक चीज मैंने जो नोटिस की वो ये है कि अर्ध विराम जो होते हैं हमारे, इसमें जो सेंटेंस होता है जहां वो जुड़ा हुआ होता है बीच में, वहां से वो दोनों थोड़े अपोजिट होते हैं एक दूसरे के। जैसे कि मैंने आपको बताया कि राम अच्छा लड़का है परंतु बुरी संगति में पड़ा हुआ है, मतलब अच्छा लड़का तो है पर बुरी संगति में पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे थोड़ा सा अपोजिट हो गया थोड़ा सा इसका। ठीक है, अब थर्ड लेकर चलते हैं पूर्ण विराम। जो हमारा पूर्ण विराम होता है आपको पता ही है, जब वाक्य हमारा पूरा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है उसके बाद हम जो चिन्ह लगाते हैं वो तो हमारा पूर्ण विराम होता है। जैसे कि वे लोग बाजार गए, यहाँ पर क्या लगेगा? सीधा पूर्ण विराम लगेगा क्योंकि ये सेंटेंस पूरा खत्म हो गया है। फोर्थ है हमारा प्रश्न चिन्ह। प्रश्न चिन्ह वहां आता है जहां पर कोई प्रश्न पूछा जाता है या फिर कोई सवाल किया जाता है। जब आपको लगे कि इस वाक्य को पढ़कर कि इस वाक्य में कि हाँ सवाल पूछा जाता है जा रहा है हमसे, तो समझ जाइएगा कि क्या कहते हैं वहां पर प्रश्न चिन्ह ही आएगा। जैसे कि तुम कहाँ रहते हो, साफ पता चल रहा है सवाल पूछा जा रहा है या प्रश्न पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे कौन सा चिन्ह लगेगा? प्रश्न चिन्ह। पांचवा है हमारा आश्चर्य चिन्ह या विस्मय बोधक चिन्ह। इस चिन्ह का यूज हम तब करते हैं जैसे कि कभी दुख हर्ष हो जाए एकदम से, या विस्मय के भाव आ जाए, या फिर क्या कहते हैं शोक के भाव उत्पन्न हो जाए, तो वहां पे हम विस्मय बोधक का या आश्चर्य चिन्ह का यूज करते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल देखती हूँ, अरे तुम यहाँ, तो अरे के बाद हम विस्मय बोधक चिन्ह लगाएंगे। तुम यहाँ मतलब किसी को देखा, हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो वहां आ सकता है, तो उसे देखते एकदम जो हमारे को जो आश्चर्य हुआ उसे एकदम से हमने पूछ लिया। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद मैं बताती हूँ 6 है हमारा कोष्टक। कोष्टक का यूज हम जो होता है किसी बात को, मतलब किसी का इंपॉर्टेंस बताने के लिए कोष्टक में डाल देते हैं, या फिर किसी चीज के बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताने के लिए उसे कोष्टक में डाल देते हैं हम। जो हमारे नंबर स्टार्टिंग में मैंने पहले नंबर पे दिया है ये हमारा क्या कहते हैं लघु कोष्टक होता है, ये मध्य कोष्टक होता है, और जो लास्ट वाला दिया है ये हमारा दीर्घ कोष्टक होता है। ठीक है, इसके बाद है 7th है हमारा निर्देशक या फिर संयोजक चिन्ह। इसको दो नाम और है इसके, याद कर लीजिएगा। इसे क्या कहते हैं समासिक चिन्ह भी कहा जाता है, या फिर इसे रेखा चिन्ह भी कहा जाता है। इसकी शेप जो है एक रेखा की जैसी होती है, तो इसे रेखा चिन्ह भी कहा जाता है। इसके बाद मैं बात करती हूँ अवतरण। सॉरी, पहले इसका एग्जाम्पल दे दीजिए मैं आपको। एक जो रेखा चिन्ह होता है इसका जो यूज होता है, जैसे कि किसी का कोई कथन है ये बताने के लिए भी किया जाता है, जैसे कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इसके बाद क्या हम इस डैश का यूज कर देते हैं और फिर क्या लिखते हैं सुभाष चंद्र बोस। या फिर इसका तुलना करने के लिए भी इसका यूज होता है। ठीक है, जैसे कि उसका मुख चंद्रमा सा सुंदर है, मतलब चांद सा सुंदर है, चांद सा तुलना करती है। यहाँ पर दो शब्दों के बीच में भी यूज कर लेते हैं, जैसे कि दिन रात। ठीक है, या फिर दो शब्द एक जैसे हो तो भी उसका यूज कर लेते हैं, जैसे कि आओ चलो दो हाथ हो जाए, तो उसके बीच में भी हम इसका यूज कर लिया है। ठीक है, इसके बाद मैं बताती हूँ 8 है हमारा अवतरण या फिर उद्धरण चिन्ह। इसका यूज हम कब करते हैं? कोई वर्ड है, इंपॉर्टेंट वर्ड है, उसको हाईलाइट करने के लिए हम इस वाले चिन्ह का यूज करते हैं। ठीक है, अब हमारा 9th है अपविराम। ठीक है, अपविराम या फिर क्या कहते हैं अपूर्ण चिन्ह। इसका यूज हम कब करते हैं? इसका यूज हम तब करते हैं जैसे कि कोई इंपॉर्टेंट शो करने, जैसे कि हमने ले लिया उदाहरण। आपने कभी भी बुक में देखा होगा जहाँ पे भी लिखा होगा उदाहरण करके ये 2 डॉट लगे होंगे, इन 2 डॉट के बाद क्या कहते हैं आगे लिखा होगा, जैसे कि उदाहरण 2 डॉट लग के फिर हमने लिख दिया राम अच्छा लड़का है, तो इसका यूज यहाँ पर होता है। इसके बाद हमारा होता है अब ये हो गया हमारा, अब होता है 10 है हमारा लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह इसकी जो शेप होती है, इसकी शेप ओ के जैसे होती है, और जो ये है इस शब्द को ना मतलब
किसी चीज की संक्षिप्त वर्णन करना है ना अच्छे से, तो तब इसका यूज किया जाता है वहां पर ये दिखाने के लिए। इसके बाद है हमारा क्या कहते हैं हंसपद। हंसपद जो होता है इसकी जो शेप होती है हंस के पैरों जैसी होती है, इसलिए इसका नाम हंसपद है, वरना इसको हम लोग क्या कहते हैं त्रुटि बोधक चिन्ह भी कहा जाता है। त्रुटि बोधक चिन्ह यूं इसलिए कहा जाता है, इसे आप लोगों ने भी इसे सबसे ज्यादा यूज किया होगा। जैसे कि अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ कि राम दिल्ली गया है, तो यहाँ पर लिखना तो मुझे ये था, पर मैंने क्या लिख दिया, राम गया है, दिल्ली लिखना मैं भूल गई हूँ, तो अब क्या है ये वाला चिन्ह का निशान लगाऊंगी मैं, इस चिन्ह को लगाऊंगी मैं और फिर क्या लिख दूंगी, दिल्ली। ठीक है, तो नॉर्मली हम लोग इसे सबसे ज्यादा यूज कर लेते हैं क्योंकि हम भूल जाते हैं लिखते हुए, तो फिर हम इसको यूज करते हैं। फिर हमारा 12 है तुल्यता सूचक। तुल्यता सूचक है दो मतलब किसी शब्दों के बीच या फिर गणित के अंकों के बीच तुलना दिखाने के लिए हम तुल्यता सूचक का यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद है हमारा विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह होता है जब कोई मतलब अनुच्छेद या फिर कुछ ऐसा लेख है, अच्छा लेख है, उसके बारे में विवरण देना अच्छे से, जैसे कि निम्नलिखित इस प्रकार है, तब हम इस विवरण चिन्ह का यूज करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद है हमारा 14 है पुनरुक्ति चिन्ह। पुनरुक्ति चिन्ह जो है इसका यूज क्या, इसका पुनरुक्ति का मीन क्या होता है, रिपीटेशन, किसी चीज का रिपीटेशन होना। तो इसका यूज हम कैसे करते हैं, जैसे हमने कोई सेंटेंस लिखा, राम बाजार जाता है, अब रिपीटेशन से बचने के लिए, राम लिखने से बचने के लिए हम क्या कर देंगे, ये वाले 2 कॉमा लगा देंगे, ये वाले कॉमा लगा के बाजार जाता है कर देंगे। हम ज्यादातर इसका यूज करते हैं रिपीटेशन से बचने के लिए। ठीक है, इसके बाद हमारा होता है 15 है हमारा लोक चिन्ह। किसी लेख अनुच्छेद को मतलब लिखते हुए उसके अंदर हमें कुछ और ऐड करना है, तो हम डॉट डॉट लगाकर फिर ऐड कर लेते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि मैं टिकट तो ले आऊंगा, परंतु मैं टिकट तो ले आऊंगा पर डॉट 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 तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा। तो यहाँ पर इस तरीके से इसका यूज किया जाता है। अब हमारा 16 होता है दीर्घ उच्चारण चिन्ह। ये जो होता है इसकी जो शेप होती है आप एस जैसे देख सकते हो। एक एग्जांपल बताती हूँ मैं आपको। आपने सबसे ज्यादा इसका यूज दोहा उदाहरण में जो उसकी मात्राएं गिनते हैं उसके ऊपर देखा होगा। मतलब दीर्घ मात्रा के लिए, दीर्घ उच्चारण जहाँ पे आता है उसके लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, और इसकी मैं बात करती हूँ पाद चिन्ह। पाद चिन्ह जो होता है, पाद चिन्ह और जो पाद बिंदु है, इन दोनों को बहुत अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि ये वाला जो अगर क्वेश्चन आपको देता है तो वो सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए देता है। पाद चिन्ह सीधा ऐसे बना होता है और जो पाद बिंदु होता है इसमें 2 बिंदु और होते हैं, एक ऊपर एक नीचे, सिर्फ ये कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाता है आप लोगों के लिए। ठीक है, इसके बाद हमारा जो 19 है वो है समाप्ति सूचक। समाप्ति सूचक होता है, ऐसे डैश बना होता है, ओ ऐड से डैश। इसका यूज हम कब करते हैं, कोई लेख है, अनुच्छेद है, निबंध है या फिर कोई पुस्तक लिखी हुई है, उसके जो पीछे के पृष्ठ है उस पर क्या है, उस पर यूज किया जाता है इसका, क्योंकि उसकी ये एक तरीके से ये शो करता है कि इसकी समाप्ति हो चुकी है। समाप्ति सूचक इसलिए कहा जाता है इसे। फिर है हमारा टीका सूचक। टीका सूचक का एक और नाम है तारक चिन्ह। इसे तारक चिन्ह भी कहा जाता है और इसका जो यूज है हम इसलिए करते हैं, मतलब किसी लेख या पुस्तक में कोई सूचना देनी हो, ठीक है, तो कोई सूचना देनी है तो उसके लिए क्या करते हैं, इस चिन्ह को हम बना के, और वो मतलब जगह कम पड़ गई कुछ भी, इस वाले ये स्टार था हम बनाते, स्टार बना के नीचे पृष्ठ पे उसके बारे में सूचना दे देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ। अच्छे क्वेश्चन है ये, पूछे गए हैं बार बार, इसलिए इससे रिलेटेड, इसलिए मैं यही लेकर आई हूँ आपके लिए। तो विसर्ग, विसर्ग, ये वाला जो विसर्ग चिन्ह है इसका प्रयोग कैसे शब्दों में होता है। जिस बच्चे ने पढ़े हैं तत्सम तद्भव उसे पता होगा कि इसका जो यूज होता है तत्सम में होता है। इसमें मैं हाईलाइट करना भूल गई हूँ, सॉरी फ्रेंड्स, बट मैं आपको बता देती हूँ तत्सम, इसका जो आंसर है तत्सम है। ठीक है, याद रखिएगा, और तत्सम तद्भव मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी बाद में। ठीक है, तो अभी आप यही याद रखिएगा। फिर सेकंड है विसर्ग से बना शब्द कौन सा है, तो आपको साफ पता चल रहा है विसर्ग यहाँ कहाँ लगा हुआ है, तो विसर्ग का जो यूज है यहाँ पे हुआ है। ठीक है, थर्ड है हमारा श्री कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार विराम चिन्हों की किस भाषा से लिया हुआ है, अंग्रेजी भाषा से, ऊपर बताया था मैंने आपको। फोर्थ है छंदों में एक चरण की समाप्ति पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, जो हमारे जो छंद होते हैं 4 पार्ट में होते हैं, जैसे कि फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ है तो उसमें क्या होता है, बीच में पहले कोमा होता है। ठीक है, जो इसकी जो एक चरण की जब हमारी समाप्ति होती है तो हमेशा ये जो अल्प विराम होता है ये लगता है, हमेशा याद रखिएगा अल्प विराम का यूज होता है यहाँ पर। ठीक है, किस स्वर का कोई मात्रा चिन्ह नहीं है, तो एक आ ऐसा स्वर है जिसका कोई मात्रा चिन्ह नहीं है। अगर हम बात करें तो बड़ा आ, इसमें भी मात्रा होती है, ए इसमें भी मात्रा होती है, ओ इसमें भी मात्रा होती है। अगर हम बात करें ई तक में भी मात्रा होती है, छोटी ई में भी छोटी ई की मात्रा होती है। सिर्फ एक आ ऐसा है जो कोई मात्रा नहीं देता, बड़ा आ का डंडा मात्रा देता है, बस आ मात्रा नहीं देता है। ठीक है, याद रखिएगा। फिर है 6, वाक्य में जब एक ही प्रकार की कई संज्ञाएं आए तो उनके बीच किस प्रकार का विराम चिन्ह लगता है, ये आप याद रखिएगा। मैंने आपके लिए ही मतलब ये इंपॉर्टेंट करके डाला कि इसलिए लिखा है, वाक्य में जब एक ही प्रकार की कई संज्ञाएं, मतलब बहुत सारी संज्ञा आ गई एक ही तरीके की, और उनके बीच किसी प्रकार का विराम चिन्ह लगता है तो सिर्फ हमेशा अल्प विराम लगेगा।
इसके लिए मैंने सेकंड वाला भी आपको ये दिया, जैसे कि मैं यहाँ पे देती हूँ, मैं राम के घर गया परंतु वहां वह नहीं मिला। इस तरीके के क्वेश्चन ना बहुत आते हैं, इस तरीके के वाक्य पूछ लिए जाते हैं बहुत ज्यादा।